हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। प्रोडक्शन का हम लोग पीआई को डिस्कस कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन सबका आरआरबी जेईई मैकेनिकल का 2019 में आया हुआ है। तो फर्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने टोटल 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया हुआ था। और प्रोडक्शन का सिलेबस में आपको पता होगा मशीनिंग, ग्राइंडिंग, मेट्रोलॉजी, ठीक है, वेल्डिंग और आपका मटेरियल साइंस, इन 5 टॉपिक को आप लेके चल सकते हो, जिसमें से आरआरबी जेईई में जो है कास्टिंग का सिलेबस जो है लास्ट वैकेंसी वाले में ऐड नहीं किया हुआ था। तो इसमें आप बोल सकते हो कि एक ओवरऑल आपका यहाँ पे रिवीजन हो रहा सारे टॉपिक का। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन, उसको आप जाना लिंक पे, डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आपका जो पार्ट 1 का जो है लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे 20 क्वेश्चन जो है ये सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। और ये सारे क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके जो पीवाईक्यू में एग्ज़ाम में आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, वहाँ से मैंने यहाँ सबका कलेक्शन किया है। और भैया थोड़ा मेहनत तो लगेगा ही, क्योंकि सारे क्वेश्चन का एक जगह करके फिर से टाइप करो। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप इस मेहनत का फ़ायदा उठाओ, ठीक है, और आप इसको रिवीजन पर्पस में जो है इस लेक्चर को यूज़ करो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लैंक एंड द बेस ऑफ द टूल। तो आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है उसमें बहुत सारे चीज़ें जो होती है नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए भाई कि किसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज़रा सा भी अगर आइडिया होगा, मान लो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, तो इसमें लेथ मशीन्स में क्यों यूज़ करते हैं भाई ना, चीफ आपका ये करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होती है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन के हिसाब से जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसमें टोटल 7 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें अगर आपको पता होगा कि एक होता है आपका बैक रेक एंगल, ठीक है। उसके बाद आपका होता है साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज और नोज रेडियस। इस वाले पोजीशन को नोज रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो होता है इसको एंड कटिंग एज बोलते हैं, इसको साइड कटिंग एज बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो चिप जहाँ से ये फॉर्मेशन होता है ये इसका फेस हो जाता है, और ये वाला जो होता है इसको फ्लैंक बोला जाता है, ठीक है। इसे पूछा कि कौन सा ऐसा एक टर्मिनोलॉजी है, इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लैंक एंड द बेस ऑफ द टूल। तो ये जो साइड वाला पार्ट होता है इसको फ्लैंक बोलते हैं। ये होता है माइनर फ्लैंक और ये होता है मेजर फ्लैंक। और नीचे होता है, मान लो ये जो आपका जिससे हम लोग बनाए होंगे, मान लो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो भाई उसकी तो कोई अपनी बेस होगी ना, बेस तो होगा ही। आपको ये जो रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है ये नीचे वाला पार्ट, ये जो होता है बेस होता है। तो बोला गया है कि ये जो नीचे वाला जो इसका यहाँ पे बेस रहा होगा और ये जो फ्लैंक जो मिलते हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। तो हील इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द किसका, ये फ्लैंक और बेस ऑफ द, ये जो नीचे बेस होता है ऑफ द टूल। और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में टोटल 7 पैरामीटर जो है इसी तरह से दिया हुआ रहता है। और एक बार आप सुन लो, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, ठीक है। बैक रेक एंगल मतलब ये वाला, यहाँ से जो एंगल बनता है ये वाला। साइड रेक एंगल ये वाला होता है। एंड कटिंग एज एंगल ये होता है। साइड कटिंग एज एंगल आपका ये होता है, ठीक है। बैक रेक एंगल, साइड रेक, एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, और आपका लास्ट में सबसे ज़्यादा होता है क्या, नोज रेडियस। तो ये सारे 7 पैरामीटर आपके हो गए। तो क्वेश्चन 21 का आंसर हो जाएगा डी। द कैपेसिटी ऑफ अ लेथ इज़ एक्सप्रेस्ड एज। तो जो कैपेसिटी होती है किसी लेथ को, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। देखो ये जो लेथ मशीन होता है ना, आपको पता होगा कि यहाँ पे होता है हेड स्टॉक, यहाँ पे होता है टेल स्टॉक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है कैरिज होता है, उसके बाद होता है क्रॉस स्लाइड, और क्रॉस स्लाइड में रेस्ट होता है क्या, कंपाउंड रेस्ट, और आपके यहाँ पे टेल स्टॉक होता है। ये टूल पोस्ट होता है जहाँ पे जो टूल होता है, टूल पकड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे आपका इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ रहता है जो, ठीक है। और वहाँ पे आप यहाँ पे वर्क पीस को रखते हो और ये कैरिज को इधर उधर मूव करते हो, इसको ये हेड स्टॉक, यहाँ पे इसको टेल स्टॉक बोला जाता है। तो पूछा क्या था, कैपेसिटी ऑफ लेथ जो होता है उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेस होता है स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। देखो यहाँ पे जो आपका हेड स्टॉक और यहाँ पर टेल स्टॉक दिया गया है ना, स्विंग का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम डायमीटर जो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, उसको स्विंग यहाँ पे बोलते हैं। तो किसी भी लेथ को जो उसकी कैपेसिटी को जो एक्सप्रेस किया जाता है उसके स्विंग से एक्सप्रेस किया जा सकता है। स्विंग का मतलब कि मैक्सिमम डायमीटर जो हम लोग यहाँ पर किसी भी वर्क पीस का यहाँ पे उसको टर्न करवा सकते हैं, या तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना हो रहा है, ठीक है, ये उसकी कैपेसिटी कहलाती है। तो क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा सी। अब देखो यहाँ पे टूल है,
ठीक है, हैज़ ए सिग्नेचर, इस तरह सिग्नेचर दिया हुआ, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन है। तो यहाँ पे 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है ना, बैक रेक एंगल, ये साइड रेक, ये एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, नोज रेडियस। तो लास्ट में 1 जो ये क्या दिखा रहा होगा, नोज रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर तो ए हो गया। मान लो इससे पूछता, बताओ कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो एंड कटिंग एज के बारे में बता रहा होगा। तो भाई आपको सीक्वेंस पूरा याद होना चाहिए कि कौन सा क्या है। तो ये तो मान लो बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, ठीक है, रिलीफ रिलीफ, एंड रिलीफ और साइड रिलीफ, एंड कटिंग एज, एंड कटिंग एज मतलब 6 और साइड कटिंग एज भी 6 और लास्ट वाला आपका नोज रेडियस फिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन 24 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक द डायमीटर ऑफ होल्स। देखो डायमीटर ऑफ होल्स को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, प्लग गेज यूज़ करते हैं, और एक होता है रिंग गेज। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिंग गेज का यूज़ क्यों करते हैं, तो शाफ्ट जो होती है उसकी जो डायमीटर को मेजर करने के लिए रिंग गेज का यूज़ किया जाता है। अगर कहीं पे पूछ लिया जाता है कि फिलर गेज का जो होता है इसका यूज़ क्यों किया जाता है। फिलर गेज जो, तो देखो अलग अलग एक थिकनेस वाली एक मतलब आपका एक बोल सकते हो कि प्लेट टाइप में होती है जो गैप मेजर करता है, या तो बोल सकते हो क्लियरेंस मेजर करता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। विच वी ब्लॉक इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग ट्राइंगल इफेक्ट। तो वी ब्लॉक जो होता है उसमें इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक आपका वर्क पीस जो है वी ब्लॉक में रखा हुआ रहता है, तो और ये जो आपका एंगल जो रहता है ये आपको 120 डिग्री का होता है, इसलिए क्वेश्चन 25 का आंसर डी हो जाएगा। तो यार चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना, और चीज़ें अगर लगती है यार काम की चीज़ें हैं, क्योंकि देख सकते हो ये सारा कंटेंट मैंने दोस्त खुद से ही प्रिपेयर किया हुआ है। तो यार टाइम निकाल के मतलब बैठ के एक एक क्वेश्चन खोज के फिर उसको आपके प्रोडक्शन के मतलब टॉपिक वाइज एक जगह रखना, फिर टाइपिंग करना, मतलब मेहनत लगती है। मुझे लगता है यार कि चलो अगर मैं मेहनत करूँ इससे कुछ भी बच्चों को अगर बेनिफिट हो जाएगा तो यार बहुत ही एक तरह से मेरा जो है काम सक्सेस रहेगा, ठीक है। तो उस कोई भी चीज़ जब फ्री में मिलती है तो उसका हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब उसको नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं भाई। तो ये फ्री में अगर आपको मिल रही है तो इसका फ़ायदा उठाओ आप लोग, ठीक है। मतलब लेक्चर अच्छे से सुनो और लगे काम की चीज़ें तो दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि हमारी जो फैमिली है आज 20,000 के आस हो गई है, और उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में जल्दी 25 की जो है ये पहुँचेगी। और मेरी जो ड्रीम सब्सक्राइबर है यार वो 100 की है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था यार कि अपनी फैमिली 20,000 की होगी, लेकिन ये आप लोग का ही भरोसा है कि ये 20,000 तक आज पहुँच गई है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन 26 क्या है, विच एनिलिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन हैवी कास्टिंग टू मेक ऑस्टेंटिक ग्रेइंग होमोजेनियस। देखो ये जब आप हीट ट्रीटमेंट का जो टॉपिक है, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट हम लोग करते ही हैं कि किसी भी जो वर्कपीस होता है उसको उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब डिज़ायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग को चाहिए होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे आप डक्टिलिटी पढ़े हो, हार्डनेस पढ़े हो, ब्रिटलनेस पढ़े हो, टफनेस पढ़े हो, स्ट्रेंथ पढ़े हो, ठीक है, ये सब सारे क्या है आपका मेलेबिलिटी पढ़े हो, ये सारे आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो हीट ट्रीटमेंट करके हम लोग डिज़ायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ प्राप्त करते हैं, जिसमें से आपका एनिलिंग भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिज़ायर्ड प्राप्त करने के लिए एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, जिसमें किसी भी वर्कपीस को जो होता है भाई मतलब फर्नेस में ही उसको गर्म करके फिर वहीं पे उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब ये फर्नेस में ही कूल होता है एनिलिंग प्रोसेस में। तो इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि डिफ्यूजन एनिलिंग, प्रोसेस एनिलिंग, फुल एनिलिंग और स्फेरोडाइज एनिलिंग। तो इसमें सिर्फ आपको याद रखो कि एक ऐसा एनिलिंग प्रोसेस जिसमें अगर कोई हेवी कास्टिंग का कोई मटेरियल होगा तो उसके जो ऑस्टेनेटिक ग्रेन्स होता है उसको अगर होमोजेनियस करने के लिए हम लोग डिफ्यूजन एनिलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब आयरन को जो है ना हीट करते हैं, मान लो पहले आयरन रूम टेम्परेचर में है और 1539 डिग्री सेल्सियस का आसपास जब ले जाता है तो पूरी तरीके से ये किस फॉर्म में बन जाता है, ये पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो जब लिक्विड फॉर्म में रहता है उसके बाद फिर ये डेल्टा आयरन बनता है, डेल्टा आयरन से फिर आपका गामा आयरन बनता है, फिर ये आपका अल्फा आयरन बनता है। तो जो सबसे हार्डन स्ट्रक्चर होता है, सबसे हार्डन स्ट्रक्चर किसका, स्टील का जो होता है सबसे लास्ट, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्टन साइट बोलते हैं, ठीक है, जो सबसे लास्ट में कूलिंग करने से मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए, द फिनोमिनन ऑफ वेल्ड डीके अकर्स इन। हमें पता है कि वेल्ड डीके का क्या मतलब होता है, ये एक तरह का इंटर ग्रेनुलर कोरोजन होता है, और हमें पता है कोरोजन जो होता है भाई वो इंसान में लगे चाहे किसी मटेरियल में लगे उसको वो खा जाता है उस मेटल को, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, या
इसमें क्रोमियम हम लोग मिलाते हैं क्योंकि ये जो होता है कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब कोरोजन से बचाने के लिए जो है मिलाया जाता है क्रोमियम। लेकिन इंटर ग्रेनुलर कोरोजन के लगने के कारण जहाँ पे हीट इफेक्टेड जोन होता है, वेल्डिंग का जो प्रोसेस करते हैं वहाँ पर जो क्रोमियम के एलिमेंट होते हैं उसमें जो अगर इंटर ग्रेनुलर कोरोजन होता है तो ये क्रोमियम के एलिमेंट जो होता है हट जाता है और ये एक तरह से केविटी गड्ढा बना देता है। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि वेल्ड डिके। तो वेल्ड डिके जो होता है वो कहाँ पे मिलता है, स्टेनलेस स्टील में मिलता है। इसके लिए इसका आंसर क्वेश्चन 27 का डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप डिस्कशन आपको मज़ा आ रहा होगा, तो चल अगर लाइक भी कर देना अगर लगे काम की चीज़ें हो तो। क्वेश्चन 28 है कि द हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। देखो यार, वेल्डिंग हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि बहुत 3 तरह के हम लोग पहले देखे थे वेल्डिंग, कौन कौन से। पहले तो होमोजेनियस जिसको हम लोग लिक्विड स्टेट बोलते थे, फिर एक आपका हेट्रोजीनियस आ गया था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, सॉरी ऑटोजीनस जो सॉलिड स्टेट था, और एक आपका हेट्रोजीनस था मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड। फिर यहाँ से हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे किसका किसका, आर्क वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया, ठीक है, केमिकल वाला स्टेट का। तो ये इस तरीके से आपको वेल्डिंग का सारा क्लासिफिकेशन अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि पूछ लिया जाता है। जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है तो इसके भी बहुत सारे टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये सारे टाइप आपको याद आना चाहिए। तो इसमें जो हीट जनरेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, I/RT होता है। क्वेश्चन 28 का आंसर भी हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फ्लेट्स आर प्रेजेंट। क्वेश्चन 29 का आंसर हो जाएगा डी 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो राइज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेचेस। मतलब एक ऐसा मैकेनिकल की प्रॉपर्टी होती है जो फेलियर जो उस मटेरियल में दिखता है, मतलब उसमें स्लो धीरे धीरे स्लोली होते रहता है, एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद जो है एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, परमानेंट जो होता है मटेरियल जो मेरा डिफॉर्म कर जाता है, और उस जो प्रॉपर्टी को बोलते हैं मटेरियल का क्रीप बोलते हैं, ठीक है। क्रीप जो होता है ये 3 स्टेज में फेल होता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका आंसर हो गया ये आपका हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डिविजन्स आर ग्रेजुएटेड ऑन द थिम्बल ऑफ माइक्रोमीटर। जो थिम्बल होता है माइक्रोमीटर का उसमें टोटल 50 डिविजन्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर 50 हो गया। और मुझे आप ये बताना कि इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है। आपने पढ़ा होगा बर्नियर कैलिपर पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बाद आपने स्लिप गेज पढ़ा होगा, आपने माइक्रोमीटर पढ़ा होगा। तो इन सभी की आपको लिस्ट काउंट जो है वो आनी चाहिए कि कैसे मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन 32 क्या है, विच कंपेरेटर इज जनरली यूज टू मेजर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पिंडल। तो उसको बोलते हैं रीड टाइप कंपेरेटर। 32 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है, द मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। अगर कोई मान लो मटेरियल मान लो इस तरीके से अगर है वो, ठीक है, सिलेंड्रिकल, तो उसको पीट पीट के अगर हमको पूरा शीट बना देना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, मेलेबिलिटी। और इसी मटेरियल से अगर हमको थिन वायर में अगर हमको कन्वर्ट करने के लिए अगर कर लेते इस मटेरियल को, तो ये उस मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, अगर थिन वायर में कन्वर्ट कर पाते तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डक्टिलिटी। क्लियर है। तो क्वेश्चन में 33 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, फिलर गेज आर यूज टू 34 चेक एंड मेजर द बियरिंग क्लियरेंस। ठीक है, क्लियरेंस किसी भी दो कंपोनेंट के बीच का क्लियरेंस, ये जो गैप होता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। अगर दो पार्ट मान लो आपस में मिल रहे होंगे तो उसके बीच में अगर गैप रहेगा तो उसमें ये जो अलग अलग एक आपका साइज़ की 1 mm 0.5 mm की जो प्लेट्स होती है उसको बस इसके अंदर डाल के उसमें गैप आराम से हम लोग चेक कर सकते हैं। चेक एंड सेट द स्पार्क प्लग गैप्स। स्पार्क प्लग में भी देखते हो ना, थोड़ा सा भाई गैप रहता है, ठीक है, स्पार्किंग के लिए। तो ये सारे ही ऑप्शन जो आपके सही हो जाएंगे। इसलिए जब भी एग्जाम हॉल में बैठो यार, तो भले ही आपको ऑप्शन ए में ही क्यों ना आपका किसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, लेकिन चारों ही ऑप्शन पढ़ने का हैबिट डालना, ठीक है। क्वेश्चन 35 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट एब्रेसिव। तो ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है 36, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू सर्फेसेस ऑफ एन एंगल प्लेट। तो ये आपका 90 डिग्री होता है। इसलिए क्वेश्चन 36 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, देखो क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPL। तो इसको बोलते हैं क्या, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। तो 37 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज द मैक्सिमम डक्टिलिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्यूमिनियम जो होती है उसकी मैक्सिमम डक्टिलिटी होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन 38 का आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन 39 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज डिजायरेबल इन पार्ट सब्जेक्टेड टू शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड क्या होता है भैया, कि कोई मान लो आया आपके गाल पे तमाचा लगा दिया भाई, जस्ट फॉर एग्जांपल, मतलब अचानक से कोई अगर लोड कहीं से आ जाता है तो उसको इम्पैक्ट लोड बोलते हैं। शॉक लोड जैसे आपका बाइक में जो आपका शॉक जो हमेशा एक तरीके से बोल सकते हो, इम्पैक्ट लोड आपका
मतलब कभी भी आ सकता है, मतलब बहुत सारे इम्पैक्ट लोड जब आ रहा है तो वो उसको शॉक आप बोल सकते हो। तो शॉक एब्जर्वर जो रहता है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल को, ये डिफाइन कौन करता है? टफनेस करता है। क्वेश्चन 39 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 40 का, लेथ बेड इज मेड ऑफ, तो लेथ का जो बेड होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, इसलिए क्वेश्चन 40 का आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ क्ले, फेल्डस्पर, फ्लिंट एंड फ्रेट इन वेरिंग प्रोपोर्शन, तो वर्टिफाइड बॉन्ड जो होता है ये सारे ही चीज़ जो है वो आपका मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, कि द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ ए वर्क दैट कैन बी कैरिड बिटवीन द सेंटर ऑफ द लेथ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपका हेड स्टोक हो गया, टेल स्टोक हो गया, ठीक है, यहाँ पे कैरिज होता है, फिर आपका यहाँ पे कंपाउंड रेस्ट होता है, फिर आपके यहाँ पे क्रॉस स्लाइड होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे टूल पोस्ट वगैरह होता है। तो मैंने आपको समझाया था कि लार्जेस्ट डायमीटर जिसको हम लोग टर्न करवा सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, उस टर्म को जरा याद करो, उसको बोलते हैं स्विंग बोलेंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 क्या है, इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ क्रॉस स्लाइड एंड इज यूज टू सपोर्ट द टूल पोस्ट एंड द कटिंग टूल। तो याद रखना कैरेज होता है, ठीक है, कैरेज के ये जो आपका जो उसका तो यहाँ पे क्रॉस स्लाइड होता है, ये आपका कैरेज हो गया, जहाँ पे पूरा एक सिस्टम रहता है जहाँ पे आप इसको यहाँ पे ये मूव करने के लिए अरेंजमेंट रहता है, इधर उधर मूव करवा सकते हो। जो आपके यहाँ पे हेड स्टॉक पे जो भी अपना चौक पे लगा के रखोगे, जिस भी मटेरियल को टर्निंग करना हो, फेसिंग करना हो, ठीक है। फिर ये तो कैरेज हो गया, फिर यहाँ पे होता है आपका क्रॉस स्लाइड होता है, ठीक है। इस क्रॉस स्लाइड के ऊपर जो चीज़ रखा होता है उसको बोलते हैं क्या, कंपाउंड रेस्ट। ऐसी कंपाउंड रेस्ट में जो होता है आपका लगा हुआ रहता है क्या, आपका लगा हुआ रहता है यहाँ पे टूल पोस्ट लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इज़ फिटेड, तो मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपाउंड रेस्ट इज़ फिटेड ऑन द टॉप ऑफ क्रॉस स्लाइड, मतलब जो क्रॉस स्लाइड होती है उसके टॉप पे जो है हम लोग किसको फिट करके रखे हैं ना, कंपाउंड रेस्ट को फिट करते हैं। और इज़ टू सपोर्ट द टूल पोस्ट एंड कटिंग टूल, यहाँ पे जो है जो आपका कंपाउंड रेस्ट होता है वो क्या करता है कि जो टूल होता है टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है और कटिंग टूल को सपोर्ट करता है। तो इसलिए क्वेश्चन 43 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ग्राइंडिंग इज यूज्ड फॉर, तो उसको यूज़ किया जाता है क्या, सरफेस फिनिशिंग के लिए, इसलिए क्वेश्चन 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि हाउ लॉन्ग शुड अ स्टील कंपोनेंट बी हीट ट्रीटेड बिफोर नाइट्रेटिंग। देखो नाइट्रेटिंग भाई क्या है कि एक केस हार्डनिंग होता है। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब बात करता हूँ और आपको कम टाइम में आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाता होगा, ठीक है। तो केस हार्डनिंग क्यों किया जाता है कि जो लो कार्बन स्टील होते हैं, जो लो कार्बन स्टील होते हैं, हम चाहते हैं कि लो कार्बन स्टील जो है उसके सरफेस को हार्ड किया जाए, ठीक है, और सेंटर को ऐसे ही रहने के लिए छोड़ दें। तो उसके लिए केस हार्डनिंग के लिए अलग अलग आपका प्रोसेस होते हैं, जैसे कि नाइट्राइडिंग हो गया, ठीक है, साइनाइडिंग हो गया, कार्बोराइजिंग हो गया, फ्लेम हार्डनिंग होता है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें नाइट्राइडिंग में पूछा जाता है कि कौन सा गैस या कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है, अमोनिया गैस या आपको बोल सकते हो नाइट्रोजन का यहाँ पे सरफेस पे डिफ्यूजन किया जाता है, ठीक है। कार्बोराइजिंग में कार्बन डिफ्यूजन किया जाता है। साइनाइडिंग, देखो साइनाइडिंग ये दो टर्म है, तो इसमें कार्बन प्लस नाइट्रोजन जो है दोनों ही इस सरफेस पे जो है डिफ्यूज़ किया जाता है और उस सरफेस की हार्डनेस बढ़ाई जाती है किसकी, लो कार्बन स्टील की। और इन सारे जो आपकी ये प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं, केस हार्डनिंग बोला जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ लिया कि हाउ लॉन्ग शुड अ स्टील कंपोनेंट बी हीट ट्रीटेड बिफोर नाइट्रेटिंग, तो उसके लिए 21 से लेकर 100 आवर तक जो उसको हीट ट्रीटेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 क्या है देखो, वेयर डज द बबल रेस्ट ऑन द स्केल व्हेन स्पिरिट लेवल इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, तो ये प्लेस्ड होता है सेंटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द स्लॉट वेल्ड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ द स्लॉट वेल्ड की अगर हमको लेंथ को फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला याद रखना, लोड टू अलाउबल स्ट्रेस, ठीक है। क्वेश्चन में 48 क्या है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट यूज्ड एज अ शिल्डिंग गैस इन वेल्डिंग। आपको पता होगा टी वेल्डिंग, इसमें भी हम लोग जो है शिल्डिंग गैस जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताना कि टिग में जो है CO2 यूज़ होता है और आपका आर्गन यूज़ होता है, ठीक है। मिग में जो है आपका CO2 भी यूज़ होता है, आर्गन भी होता है और हीलियम भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये शिल्डिंग गैस नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं
क्वेश्चन 49 के कोरेंडम इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 85% ऑफ। तो कोरेंडम जो होता है ना एक और होता है जिससे हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या निकालते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है उसमें 85 कोरेंडम में क्या होता है 85% एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है कि जो माइंस होते हैं ना, जो माइंस होते हैं तो उसमें क्या मिनरल्स होते हैं, खनिज खनिज रहते हैं ना। ठीक है, और इन्हीं खनिज में से क्या निकाला जाता है, और निकाल जाता है। और क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि और जो होते हैं उससे हम लोग मेटल निकाल सकते हैं। मतलब मिनरल जो होते हैं उसमें आपके मेटल्स प्लस नॉन मेटल दोनों ही मान के चलो आप रह सकते हैं। तो वो वैसे मिनरल्स जिसमें हम लोग मेटल निकाल सकते हैं उसको हम लोग और बोल देते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे छोटा सा देखो न्यूमेरिकल है टूल लाइफ से रिलेटेड कि इफ़ टूल लाइफ इज़ 80 मिनट और उसकी जो स्पीड देके रखी है 30 मीटर पर मिनट एंड 8 मिनट टूल लाइफ पे जो उसकी स्पीड है 60 मीटर पर मिनट। तो बताओ भाई कौन सा रिलेशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए वी टी रेज टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ V1 T1 रेज टू पावर एन इज इक्वल टू V2 T2 रेज टू पावर एन। तो V1 देखो क्या देकर रखा हुआ भैया, तो V1 यहाँ पर 30 देकर रखा हुआ। ठीक है, T1 देखो कितना देकर रखा हुआ 80 रेज टू पावर एन। V2 कितना देकर रखा हुआ है, तो V2 यहाँ पे 60 देकर रखा हुआ। T2 कितना देकर रखा हुआ, 8 देकर, 8 रेज टू पावर n। इसको सोल्व करो तो 80/8 रेज टू पावर n इज इक्वल टू, ये 30 इधर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 हो गया, 10 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मुझे ये बताना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह भी दिया हुआ रहता है, या तो आप अपने हिसाब से अगर दोनों को ln लगा लो, और अगर आपको लगता है कि log की वैल्यू पता है तो भी सोल्व कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो यहाँ से जो है कैलकुलेटर निकाल के जो है आप आराम से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, n की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ देखो आंसर जो क्वेश्चन नंबर 50 का आपको यहाँ पे आएगा वो डी आएगा। ठीक है, तो आपको यही रिलेशन यूज़ करना है वी टी रेज टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये टूल लाइफ का इक्वेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कि लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ नियरली जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसको इन्वार बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील होती है, स्टील जो होता है ये बहुत आपका इलास्टिक मटेरियल होता है, इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई कितना होता है। ठीक है, और आप देखते होंगे ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, सोम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका 3k 1 माइनस 2 म्यू, 9kg/3k प्लस जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस जो है इनके बीच में एक रिलेशन निकलता है जहाँ पे म्यू जो आपका पॉइजन रेशियो है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टोटल 51 हम लोग डिस्कस किए, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसको आप लंबे टाइम तक दिमाग में बैठा के रख सके हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 ये पूछा गया था कि जो इंटरसेक्शन होता है फ्लैंक और बेस का उसको क्या बोलेंगे, हील बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसी भी लेथ की जो कैपेसिटी होती है उसको या तो स्विंग से जानते हैं या तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से जानते हैं। जो अमेरिकन स्टैंडर्ड होती है उसमें फर्स्ट को बोलते हैं बेक रेक, उसके बाद होता है साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और लास्ट को बोलते हैं नोज रेडियस। तो 1 क्या शो कर रहा है, नोज रेडियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे डायमीटर को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं ना, प्लग गेज का यूज़ करते हैं। और आपका जो वी ब्लॉक होता है उसके बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और अगर ऑस्टेनेटिक ग्रेन को होमोजेनियस बनाना है किसी हैवी कास्टिंग का तो उसके लिए हम लोग डिफ्यूजन एनलिंग यूज़ करते हैं और फर्नेस में कूल करते हैं। वेल डीके कहाँ पे आपका अगर होता है, स्टेनलेस स्टील में, और ये एक तरह से इंटर ग्रेनुलर कोरोजन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखें कि वेल्डिंग जो होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, उसमें जो हीट जनरेशन होता है वो कितना होता है, I2RT होता है। कितने तरह का ऑप्टिकल फ्लैट यूज़ करते हैं, 2 तरह के। फिर देखें कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्लो राइज डिफॉर्मेशन जो होता है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्रिप बोलते हैं। ये टोटल 3 स्टेज में होता है। माइक्रोमीटर में जो होता है आपका जो थिम्बल होता है उसमें जो डिवीजन होता है कितने होते हैं, 50 होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखा कि विच कंपेरेटर जो है जिसको हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वो रीड टाइप कंपेरेटर होता है। एक ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी भी मटेरियल को सीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। फिलर गेज जो होता है वो क्लियरेंस भी चेक करता है। आपका जो अगर कोई पार्ट्स होता है तो उसकी जो गैप रहता है उसको भी चेक करता है, और स्पार्क प्लग का गैप को भी चेक करता है। इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दी ऑप्शंस हो जाएगा। सॉफ्टेस्ट एब्रेसिव इस केस में कौन था, Al2O3 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि जो एंगल प्लेट होते हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। NPL का मतलब क्या होता है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी हो गया।
अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द मैक्सिमम डक्टिलिटी, तो ये आपका एल्यूमिनियम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल इन पार्ट सब्जेक्टेड शॉक एंड इम्पैक्ट लोड के लिए टफनेस जो होती है ये होना चाहिए उस मटेरियल में। लेथ बेड जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है, और वर्टिफाइड बॉन्ड जो होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ये सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम लोगों ने कि जो लार्जेस्ट डायमीटर होते हैं दैट कैन बी कैरिड बिटवीन द सेंटर ऑफ लेथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रिंग बोलेंगे। कंपाउंड रेस्ट जो होता है इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ क्रॉस स्लाइड एंड यूज टू सपोर्ट द टूल पोस्ट एंड कटिंग टूल। क्वेश्चन ये पूछ लेगा, बता कंपाउंड रेस्ट का काम क्या होता है ना, कंपाउंड रेस्ट का काम होता है इज यूज टू सपोर्ट द टूल पोस्ट एंड कटिंग टूल। सबसे नीचे कैरेज होता है, उसके बाद क्या होता है क्रॉस स्लाइड, उसके बाद होता है कंपाउंड रेस्ट, और इसी कंपाउंड रेस्ट का यूज़ किया जाता है किस लिए ना, टूल पोस्ट और कटिंग टूल को सपोर्ट करने के लिए। ग्राइंडिंग जो होता है वो आपका यूज़ किया जाता है सरफेस फिनिशिंग के लिए। फिर देखा कि नाइट्रेटिंग जिसमें नाइट्रोजन या तो अमोनिया गैस जो होता है लो कार्बन स्टील का सरफेस को हार्डनेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, लो कार्बन स्टील का सरफेस को हार्डनेस बढ़ाने के लिए, तो उसमें टाइम 21 से 100 आवर तक उसको हीट किया जाता है, ठीक है। और अगर आपका बबल रेस्ट ऑन द स्केल व्हेन स्पिरिट लेवल इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, तो बबल कहाँ रहता है, सेंटर पे रहता है। द लेंथ ऑफ द स्लॉट वेल्ड अगर निकालना तो ये लोड टू अलाउबल स्ट्रेस इसका फॉर्मूला है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट यूज्ड एज अ शिल्डिंग गैस इन आर्क वेल्डिंग, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है CO ये यूज़ नहीं किया जाता है एज अ शिल्डेड गैस, ठीक है। कोरंडम इज कम्पोज ऑफ अबाउट 85% किसका, अल्यूमिनियम ऑक्साइड। और यहाँ पे टूल लाइफ VT⁴ n = कॉन्स्टेंट टूल लाइफ का फॉर्मूला लगाना है। और क्वेश्चन में 51 क्या था कि जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या किसका होता है, इनवार का होता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन करके रखा हूँ मैं, डिस्कस करने वाले हैं। और भाई लेक्चर कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना यार, एक कमेंट आपका मेरे को उसमें मोटिवेशन मिलती है। जिस तरह से आपको भी पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए कि भैया जॉब लेंगे, लाइफ सेट होगी और आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे, ठीक है। सोशल लाइफ एक अच्छी बन जाएगी, जो मन चाहे आप कर सकते हो, पॉकेट में पैसे रहेंगे तो, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको भाई आज पढ़ाई करनी है। और मेरी मोटिवेशन यही है कि भाई जो मैं करवा रहा हूँ उससे आपको एक कमेंट के थ्रू से फीडबैक मिलता है मेरे को अच्छा, तो मैं भी सोचता हूँ चलो यार मेरी मेहनत जो है कहीं पर काम पे आ रही होगी। तो चलो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।